हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते में जो भी जगह न्यूज़ पर रहीं उनकी क्या रेलेवेंस है और कैसे आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। द पोर्ट ऑफ हौदेया is strategically significant primarily because of the location on which major maritime choke point it is located। तो कहाँ पर लोकेटेड है पोर्ट ऑफ हौदेया, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार ये पोर्ट है क्यों, कहाँ पर है, इसकी लोकेशन पहले कहाँ है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये पोर्ट न्यूज़ में है क्योंकि इसके ऊपर पहले इजराइल ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया, भर भर के हमले हुए हैं। तो कहाँ पर है ये और किस जगह के पास है, इस क्वेश्चन को आप जब देखें तो पहली बात मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये यमन में है। तो यमन में जैसा ही है तो किस लोकेशन पर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहाँ पर है, स्वेज कनाल कहाँ पर है, बाबल मंदेब कहाँ पर है, मलक्का कहाँ पर है। तो एक बार देखते हैं यमन पहली बात कहाँ पर है। यमन यहाँ लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली वो पोर्ट यहाँ है। तो ये कौन सी लोकेशन है, ये है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब। ठीक है, जो चोक पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसी जगह होती है जहां से आप इजीली किसी भी नेवल या मैरीटाइम मूवमेंट को रोक सकते हो, जिससे वो पूरा इलाका चोक हो जाए। यहाँ अगर आपने इसको दो शिप्स खड़े कर दिए तो ये पूरा इलाका चोक हो जाएगा। यहाँ स्वेज कनाल से कोई शिप्स, कोई मूवमेंट यूरोप की तरफ नहीं हो पाएगी, नहीं एशिया की तरफ हो पाएगी। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ये, और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी है, जिसके सामने यमन है जहां पर हूती रिबल्स का कब्जा है और बार बार वहां पर हमले होते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई एक ऑप्शन की। फिर दूसरा पॉइंट था इसी ऑप्शन में, देखिए स्वेज कनाल का और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो स्वेज कनाल यहाँ ऊपर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर है, पर्शियन गल्फ के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये तो अलग है बिल्कुल भी, और हमें पता ही है कि जो मलक्का का स्ट्रेट है वो यहाँ पर है। तो सारे स्ट्रेट अलग अलग हैं। ये प्राइमरली बात हो रही है बाबल मंदेब की नहीं, बल्कि बाबल मंदेब की जो स्ट्रेट पर यमन बैठा हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद क्या है। विवाद यह है कि हौदेया और अल सलीफ दो पोर्ट्स हैं जहां पर जम के हमले हुए हैं। तो वो पोर्ट्स जरा हम देखें पहले कि देखिए, यमन की जब भी बात आती है तो यमन एक ऐसी कंट्री है जहां लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहां कॉन्फ्लिक्ट में दो प्रमुख पार्टीज हैं, एक है हुतीज जो कंसिस्टेंटली लड़ाई लड़ रही हैं, और उनके खिलाफ है सऊदी लेड जो यहाँ पे गवर्नमेंट है। वो हादी की पहले गवर्नमेंट थी, हादी रूलर यहाँ के हुआ करते थे, उनको सऊदी अरेबिया, बाकी इस्लामिक कंट्री और इवन अमेरिका भी सपोर्ट करता है। तो ये सब मिलकर यहाँ खूब बमबारी करते हैं, फिर भी हौतीज उन्हें बहुत हद तक हराने में कामयाब होते हैं। हुतीज को सपोर्ट किसका प्राप्त है, तो ईरान का सपोर्ट प्राप्त है, जो हुतीज को रॉकेट्स और मिसाइल्स प्रोवाइड करते हैं। अब हुतीज यहाँ पर ऑपरेट करते हैं इस इलाके में। तो वो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर प्लेस्ड हैं जहाँ से वो बाबल मंदेब की मूवमेंट को आराम से देख सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसलिए इन्हें रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। और असल में यमन में क्योंकि ये जंग चलती रहती है, तो यमन में एक पूरी की पूरी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई हुई है। यहाँ पर अक्सर कई लोगों की जानें जाती हैं, पानी की कमी होती है। खासतौर पे सना का जो इलाका है, जो उनका कैपिटल है, उसकी तो बहुत ही बुरी हालत हो रखी है। गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर है, यहाँ आपको पता है रेड सी है, दोनों के बीच में बाबल मंदेब है। तो जो दो बड़े पोर्ट यहाँ पर है वो है हौदेया और अल सलीफ। यहाँ तक कि अगर मैं हौदेया की बात करूँ तो ये ऐसा पोर्ट है जहाँ जो यमन है उसका अराउंड 60 से लेके 80% तक का जो इम्पोर्ट है वो यहीं से होता है, और जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड यमन में पहुंचती है वो इन दोनों जगहों से ही पहुंचती है। तो इजराइल का अटैक जो हौदेया के ऊपर हुआ और अल सलीफ के ऊपर हुआ, उसके बाद इवन अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया। क्यों वो दो देश इसके ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यमन में हुतीज ने बार बार उनके शिप्स को काउंटर किया है, शिप्स पर हमला किया है, तो ये बदला लेने के लिए उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इसकी वजह से पूरे यमन में एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हो गई है, एक पूरा का पूरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर हुआ पड़ा। तो लोकेशन, जगह, कौन से ग्रुप यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट लोकेशंस में हौदेया आपको पता है कहाँ पर है, अल सलीफ कहाँ पर है, ये आपको पता लग गया। सना इसकी कैपिटल है, किस लोकेशन पे ये आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठे, हुतीज। अब यहाँ देख लो ये आइलैंड, ये कौन सा है, ये है सोकोत्रा। सोकोत्रा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यमन, और इसके ऊपर भी अभी हुतीज का ही कब्जा है। तो हुतीज गले की हड्डी बने हुए हैं सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के और इजराइल के। और एक बहुत प्लस पॉइंट है ये ईरान के लिए, क्योंकि ईरान यहाँ पे अपना दबदबा इतनी दूर बैठे बैठे यहाँ से इनको हथियार पहुंचा के स्थापित कर सकता है और अटैक्स भी कर सकता है। तो ये कहानी थी यमन की। अब देखो, यमन में कुछ पोर्ट ऐसे भी है ना जो इनके कंट्रोल में नहीं है, जैसे एडन का पोर्ट इनके कंट्रोल में नहीं है,
बल्हफ इनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये वो पोर्ट है जो उनकी हादी गवर्नमेंट या जो जो सिविलियन गवर्नमेंट है जिसको अमेरिका और सऊदी सपोर्ट कर रहे हैं उनके कंट्रोल में है। ये वाले यहाँ जो पोर्ट्स हैं ये बेचारे सारे हाउथीज कंट्रोल करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इतना उत्पात यहाँ पर मचा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया, एमसीक्यू आपको क्लियर पता चल गया कि बाबल मंदिर उसका आंसर होना है और क्यों होगा वो भी हमें पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगला टॉपिक है समुद्रयान। कहा यह जा रहा है कि भारत का समुद्रयान 2026 के अंत तक एक्टिवेट हो जाएगा और वो अपना काम करने लग जाएगा। भाई समुद्रयान है क्या? तो जैसे चंद्रयान है, शुक्रयान है, उसी प्रकार से समुद्रयान है जो समुद्र में जाकर गोते लगाएगा और डीप सी को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, डीप सी एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर ये भारत का एक डीप ओशन मिशन है जिससे कि सी बेड में जो भी रिसोर्सेज होते हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको निकाल कर उनकी जांच परख करना, इसके ऊपर काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो डीप सी पोर्ट यहाँ जाएगा वो कौन करेगा? वो है वेसल मत्स्य 6000 जिसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये लगभग 96 घंटे तक लाइफ सपोर्ट दे पाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। 300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 21 घंटे का एंड्योरेंस इसके अंदर है। मिशन की ईयर 2024 थी लेकिन 26 तक ये कंप्लीट होगा। तो ये समुद्रयान मिशन थोड़ा सा डिले हुआ है। किस चीज़ जो 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 आप वेसल कह सकते हो जाएगा पानी के अंदर, वो ये वेसल है जिसका नाम है मत्स्य 6000। ठीक है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है इंडिया के लिए क्योंकि दुनिया में बहुत कम देश, अभी तक केवल 6 देशों ने ही ऐसा कोई डीप वाटर सबमर्सिबल प्रोजेक्ट पूरा किया है जो पानी के अंदर जाता है। इनमें चाइना, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो उसके बाद इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर बन जाएगा और ये एक मैंड मिशन होगा। इसके अंदर एक इंसान बैठा होगा जो नीचे जाएगा और जिससे वो टेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी सफलता होगी अगर भारत इसको पूरा कर पाता है। तो इस पूरे मिशन की कॉस्ट अराउंड 4000 के आसपास है, 4000 करोड़ के आसपास की पूरी कॉस्ट है इस पीरियड की, जिसमें कि आप रिसोर्सेज को और बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे। अभी दुनिया में सबसे डीप जो गया है वो है ट्रिटॉन, जो वर्ल्ड का डीपेस्ट मैंड सबमर्सिबल है, ट्रिटॉन है। और ट्रिटॉन ने लगभग 10,000 मीटर तक की गहराई तक छुआ था। ये 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा, नहीं लगभग मान लो 6 किलोमीटर तक ये पानी के अंदर एंटर करेगा। तो एक बड़ी सफलता भारत के लिए हो सकती है जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। तो मत्स्य क्या है और समुद्रयान क्या है ये आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करेगा महादेव या फिर मांडवी रिवर की। महादेवी या मांडवी रिवर ये असल में एक ऐसी रिवर है जो गोवा में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। गोवा की 60% पॉपुलेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट और अराउंड 43% पॉपुलेशन का ड्रिंकिंग वाटर जो है वो महादेवी रिवर से ही मिलता है या मांडवी रिवर से ही मिलता है। मांडवी एक ऐसी रिवर है जो एक रेयर रिवर है जो अगेन वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना कि ईस्ट फ्लोइंग। जनरली सारी रिवर कैसी होती है? ईस्ट फ्लोइंग, जो इंडिया के वेस्ट की तरफ बह रही है। तो मांडवी और ज्वारी 2 ही प्रमुख नदियां हैं गोवा में। अब यहाँ पर क्योंकि रिवर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा 3 राज्यों में जाती है और कर्नाटका के एक बड़े हिस्से में बहुत बड़ी पानी की क्राइसिस है, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो भंदुरा डैम के थ्रू जो एक महादेवी का पानी है उसको डाइवर्ट करके ले जाएंगे मालप्रभा रिवर में। और मालप्रभा रिवर में पानी डालने के बाद उनका जो कर्नाटका का एक रीजन है वहाँ पर पानी की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र ने भी एक डैम बिल्ड करने की बात की है कटिका नाला के पास, जो कि एक और महादेवी की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर। तो कलसा डैम और बंदूरा डैम, कलसा बंदूरा डैम एक महाराष्ट्र में और एक कर्नाटका में इस प्रकार की स्थिति खड़ा कर सकता है कि जो वाटर है मांडवी का बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अभी एक रिसर्च की रिपोर्ट आई जहां पे ऐसा बोला गया कि इनके बनने के बाद भी उतना बड़ा प्रभाव महादेवी के उपफ्लो के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गई गोवा की जनता और भयंकर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है इसके खिलाफ। तो याद रखिए, हमें याद रखना कि रिवर का लोकेशन और ये रिवर कहाँ स्थित है, माफ़ कीजिएगा, ये सॉरी। सो महादेवी और मांडवी रिवर की खास बात क्या है? महादेवी रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इस रिवर की ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पर डिस्प्यूट किनके बीच में है। डिस्प्यूट अगर हम देखें मांडवी रिवर के ऊपर, पहली बात वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। दूसरा डिस्प्यूट किसके बीच में है? कर्नाटका और गोवा के बीच में प्रमुख डिस्प्यूट है। हालांकि महाराष्ट्र में भी अब डिस्प्यूट पैदा हो गया ट्रिब्यूटरी पे बनाने की वजह से। और प्लान ये है कर्नाटका का प्लान ये है कि 2 ट्रिब्यूटरी से, एक कलासा से और दूसरा भांदुरा ट्रिब्यूटरी से पानी डाइवर्ट करके ले जाने का। और ये वाटर डाइवर्ट होके कहाँ लेके जाएंगे? मालप्रभा बेसिन में।
ताकि माल प्रभा से बाद में वो नॉर्दर्न कर्नाटका में जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। तो ये कहानी है। अब पहली बात, महादेवी रिवर शुरू कहाँ से होती है? तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ से स्टार्ट होती है। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका, वहाँ से रिवर स्टार्ट होती है और पणजी गोवा में जाकर समुद्र में मिलती है। तो वाटर शेयरिंग और वाटर डाइवर्जन को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। याद रखिए, गोवा की सबसे बड़ी रिवर का नाम क्या है? वो है जुआरी, ना कि मांडवी। उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको गोवा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना कि भाई इसका लोकेशन क्या है। तो भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका से ये ऑरिजिनेट करती है, पणजी में जाके समुद्र में मिलती है। नॉर्दर्न गोवा के लिए खासतौर पे सबसे महत्वपूर्ण रिवर में से एक है। और अब जो कर्नाटका के साथ डिस्प्यूट है वो क्या है वो हमने जान लिया। और हालांकि उतनी बड़ी रिवर नहीं है, ये 171 किलोमीटर की ही रिवर है। तो ऐसे आपको लग सकता है कि उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाती, पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सभी इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी हो सकती है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स भी हैं, जैसे दूध सागर फॉल की हम बात करें, वो भी इसी के ऊपर है, दूध सागर। तो वो नाम आपको याद रखना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। और फेमस है खजान फार्मिंग के लिए, इसके ऊपर खजान फार्मिंग होती है। सलीम वाइल्ड लाइफ बर्ड्स सलीम अली बर्ड सेंचुरी वो यहीं पर है और खजान फार्मिंग भी यहीं पर होती है। तो डिस्प्यूट लगातार बना हुआ है कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट के ऊपर भी। और अभी एक महादेव बचाओ आंदोलन भी स्टार्ट हुआ है ताकि जो वाटर डाइवर्जन है वो ना हो सके। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कहानी इस रिवर की। अगले टॉपिक पे आते हैं जहां बात हो रही है नेपाल की। और नेपाल में याला ग्लेशियर की अंतिम संस्कार किया गया, यानी एक फ्यूनरल निकाला गया, शोक सभा बैठाई गई, अंतिम संस्कार किया गया एक ग्लेशियर का, जिस ग्लेशियर का नाम है याला ग्लेशियर। इसका मतलब ये नहीं कि याला ग्लेशियर बिल्कुल पिघल गया। कहा यह जा रहा है कि 2040 तक याला ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। तो याला ग्लेशियर कहाँ पर है? पहली बात नेपाल में है। इसकी तस्वीर देखिए कितना किस हद तक ये बिल्कुल समाप्ति कगार पे आ चुका है, जैसे पूरा लग रहा है ये एक पोल्स की अंटार्कटिका आर्कटिक का जैसा इलाका। और अब देखिए कहाँ पहुंच गया, 24 में बस पानी ही रह गया है यहाँ पर। तो पहली बात ये कहाँ पर है? तो ये लैंगटांग के रीजन में है। लैंगटांग का रीजन तिब्बत के पास जो नेपाल है उस इलाके में है। तो लैंगटांग नेशनल पार्क में ही आपकी ये याला ग्लेशियर है। तो ये याला ग्लेशियर का जिस तरह से कमी हो रही है, जिस तरह से खत्म हो रहा है, वो ऐसे कई बार देखिए कई से मेजर हैं ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं। अब हिमालय में भी अगर आपके ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं तो जो हिमालय के बाहर के ग्लेशियर्स उनकी तो क्या ही बात की जाए। तो पॉइंट ये है कि याला ग्लेशियर कहाँ पर है? तो नेपाल में है। किस जगह है ये भी हमने देख लिया, कौन सी लोकेशन पर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, लांगटांग नेशनल पार्क के पास, बिल्कुल तिब्बत के आसपास के इलाके में। 2040 तक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी फ्यूनरल निकाला गया, जो एक तरह का सिंबॉलिक जेस्चर था, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे हमें ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये रहा लैंगटांग का रीजन, जो मैंने आपको बोला। लैंगटांग बिल्कुल तिब्बत के पास है, यहीं पे लैंगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और यहीं पर आपका एक इंपॉर्टेंट याला ग्लेशियर है, जो अराउंड जिसका फ्यूनरल निकाला गया ताकि लोगों के बीच में जागरूकता आए कि भाई देखो ये बिल्कुल ये ग्लेशियर समाप्त हो रहा है। 2040 तक इसको अगर नहीं बचाया गया, 2040 में खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो अभी देखते हैं क्या स्टेप गवर्नमेंट ऑफ नेपाल लेती है, इंटरनेशनल बॉडीज लेती है, क्योंकि हिमालय में ग्लेशियर का पिघलना बहुत बड़ी दुर्घटना का एक निशानी है। देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। हमें क्या रखना, लैंगटांग कहाँ पर है, याला ग्लेशियर कहाँ पर है, किस देश में है, इंडिया में नहीं है, किस रीजन में, ये भी समझ ले, और बाकी ये इलाके आपको पता हो ही जाएंगे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जहां बात करते हैं कोलंबिया के बारे में। कोलंबिया ने BRI को ज्वाइन कर लिया, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी चाइना अब जम के कोलंबिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, ट्रेड को बढ़ोतरी देगा और अपनी पकड़ यहाँ और मजबूत करेगा। याद रखिए यहाँ पर ना, जो साउथ अमेरिका में आमतौर पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का पूरा इलाका इट इज कंसिडर्ड USA का इलाका, ठीक है। लेकिन अब अमेरिका यहाँ पे ट्रेड करने में उतनी थोड़ी जागरूकता नहीं दिखाता है, ट्रेड डील से बचता है और अपने ऊपर ही फोकस कर रहा है, बाकियों का भला करने का उसको बिल्कुल मूड नहीं है। तो इस मौके का फायदा उठा के चाइना यहाँ पर एंटर करता ही जा रहा है। कोलंबिया एक रेयर कंट्री यहाँ बची थी साउथ अमेरिका में जिसने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया था। बाकी अगर ब्राजील को छोड़ दो तो लगभग सारी कंट्रीज ने BRI को ज्वाइन कर लिया है। तो अब कोलंबिया ने भी इसको ज्वाइन कर ही लिया। तो ये पूरा साउथ अमेरिका का पूरा ये जो बेल्ट है ये ज्वाइन कर चुके हैं चाइना के BRI इन्वेस्टमेंट को। और इसका मतलब है यहाँ पे ढेर सारे जो पोर्ट प्रोजेक्ट हैं वो चाइनीज कंपनीज फंड कर रही हैं। इवन पनामा कनाल के ऊपर बात थी कि शायद वो भी फंडिंग चाइना के हाथ में आ जाए, उसका कंट्रोल चाइना के हाथ में ना चला है। तो एल सल्वाडोर, क्यूबा, पनामा, कोस्टा रिका, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिले, उरुग्वे, इन सभी इलाकों में अब चाइना की पकड़ बढ़ रही है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कैसे स्लोली एंड स्टेडली USA इज लूजिंग इट्स ग्राउंड इन इट्स ओन बैकयार्ड। उनके अपने इलाके में वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं और चाइना सस्ते लोन में लोगों को फंसाने की पूरी तरह तैयारी करके बैठा हुआ है। चीप लोन्स,
लोन्स जिन्हें व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स भी कहा जा रहा है, जहां पे वो देशों को फंसाने की पूरी कोशिश करता है और देश उसमें अक्सर फंस जाते हैं और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और अगर अमेरिका के आसपास की कंट्रीज जो उसके इलाके में ही है वो भी डेट ट्रैप में फंसने लग गए, इसका मतलब कि पूरी तरह से बहुत जल्दी ये इलाका मेजरली फिर चाइना की गिरफ्त में आ सकते हैं। जैसे हम साउथ एशिया में देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब डेट ट्रैप में फंस ही गए ना बिल्कुल। तो क्या चाइना भी अपना पैर यहां पसारने में कामयाब होगा? तो अभी तो बात ये, कोलंबिया इज अगेन अ कंट्री विच इज ज्वाइंड BRI। कोलंबिया हालांकि बदनाम है, जो आपका इलिसिट नार्कोटिक ट्रेड होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमेरिका में स्मगलिंग कोलंबिया से होती थी। कोकेन की अगर हम बात करें तो उस चक्कर में ये बदनाम रहा है। तो ओवरऑल अब इसने ज्वाइन कर लिया BRI, सो चीज़ें और ख़राब यहाँ पर होती दिख सकती हैं। अगला टॉपिक आता है तंगेनिका लेक और कॉन्गो के फ्लड्स के बारे में। अब कॉन्गो में एक बहुत तगड़ा फ्लड आया जिसकी वजह से जो तंगेनिका लेक है वो अपने लेवल से ऊपर बह रही है और लगभग उस पूरे इलाके में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। 100 के आसपास नंबर पहुंच चुका है। यहां पर आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क है, आप मुझे बताओ तंगनिका लेक कहां पर है। अपने एटलस में एक बार मार्क तो करो भाई तंगनिका लेक कहां पर है। ग्रेट लेक्स का इलाका है, कॉन्गो के पास है, इतुरी कहां पर है, कीवू कहां पर है। ये सारे जो इलाके हैं ये आपको मैप पे जब तक आप खुद से मार्क नहीं करोगे ना आप याद नहीं कर पाओगे। पॉइंट ये है कॉन्गो में आ गई है बाढ़, तंगनिका लेक के आसपास बाढ़ आई है। तो पॉइंट ये कि कहां पर है ये इलाका, ये मुझे आप बताओ जरा। अगर मैं इस मैप पे आपको लोकेट करने के लिए कहूं तो कहां पर है तंगनिका, किस इलाके में होगा तंगनिका, क्या आइडिया आपको लग रहा है? किधर, किस इलाके में आप तंगनिका को मार्क करोगे, कहां पर होगा ये? एनी आइडियाज इन विच रीजन इट विल बी? यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। जब तक आप एक दो क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। तो दिस वन इज फॉर यू। आप मुझे बताइए तंगनिका लेक कहां पर है, और एक मेजर लेक है और यहां पर काफी कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। तंगनिका के बारे में आप मुझे बताइए, तब तक आपको लेके चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ जो बात करेगा इंडिया के सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। 1500 स्क्वायर किलोमीटर का सबसे बड़ा इंडिया का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आया है स्पीति वैली में। तो हिमाचल का 5वां रिजर्व जिसका नाम है सरापछू रिजर्व खड़ा किया गया है और यहां पर स्नो लेपर्ड के प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ा जो एक कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया। स्नो लेपर्ड की संख्या गिर रही थी, उनके कंजर्वेशन को जरूरत थी। तो स्पीति वैली में इंडिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी रिजर्व अब खड़ा हो चुका है, कंजर्वेशन रिजर्व खड़ा हो चुका है, विच इज 5th इन हिमाचल एंड लार्जेस्ट इन इंडिया। मतलब हिमाचल का 5वां और भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। अब ये कहां पर है? तो स्पीति वैली में। अब यहां देखिए इस जगह का नाम याद रखिए, पहला कहां पर है ये है सरपछू में। अब सरपछू एक ऐसा इलाका है जो पूरी जो एक यहाँ पर एक रिवर बेसिन है सरपछू, उसके आसपास बनती है स्पीति रिवर बेसिन, पराचू और सरपछू, ये 3 रिवर बेसिन यहाँ पर है जो कि स्पीति को पूरी तरह से वाटर प्रोवाइड करती है। तो आपसे अगर पूछा जाए सरपछू, पराचू, स्पीति ये कहाँ पर है तो आपको पता है हिमाचल का रीजन है जहां पर ये तीनों ही बेसिन में फ्लो करते हैं। यहाँ 1-2 रिवर्स का और जिक्र किया गया है कि असल में ये कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब जो ये सरपछू का जो रिजर्व है वो कहाँ स्थापित किया गया। तो जो किब्बर का इलाका है, ठीक है, यहाँ पर उनाम रिवर का नाम भी लिया गया है। कई जगह एक ट्राइब्यूटरी सी है छोटी सी, वो भी जुड़ी हुई। तो इस इलाके में किब्बर के पास ये रिवर सरपछू का इलाका जहां पर ये एक सबसे बड़ा इंडिया का कंजर्वेशन रिजर्व स्टैब्लिश किया गया है, उसके बारे में बात थी। ठीक है, तो ये आज के आर्टिकल में अगर मैं देखूं सरपछू कहाँ पर है, महादेई कहाँ पर है, महादेई के प्रोजेक्ट कौन से हैं, कहाँ से वो स्टार्ट हुई, कोलंबिया क्यों रेलेवेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आइडिया लगा होगा और आपको मुझे बताना है कि भाई तंगनिका लेक कहाँ पर है और कॉन्गो अफ्रीका में कहाँ लोकेटेड है। तो आई होप आप इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे लिंक होगा वहाँ से PWOnlyIAS की वेबसाइट पर जाइए, फ्री में रजिस्टर करिए और इस वीडियो के PPTs या बाकी जितने इनिशिएटिव्स हैं सबके आपको कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखते रहिए PWOnlyIAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।